नाज़रीन आदाब। हेलो डीडी प्रोग्राम के आज के शुमारे में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। नाजरीन, हमेशा की तरह आज भी एक अहम मौजू पे बात करेंगे, एक ऐसी जगह पे बात करेंगे जो हमारे पूरे कश्मीर के लिए बहुत ही अहम है। हम जानते हैं कि कश्मीर का मौसम जो है ये सर्द इलाका है, यहाँ ठंड ज़्यादा रहती है और तकरीबन तकरीबन 2 सीज़न ऐसे रहते हैं जिसमें एलर्जीज़ का बड़ा मामला रहता है। तो इस वक्त जो हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा दरकार रहता है वो होता है हमारा सीडी हॉस्पिटल। जी हाँ, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल डलगेट। इस पर आज हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में मधु किया है प्रोफेसर डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब को, जो कि प्रोफेसर और हेड हैं चेस्ट मेडिसिन सीडी हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हें सब दावत देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सीडी हॉस्पिटल, इसको कैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने हॉस्पिटल को? देखिए, अगर हम सीडी हॉस्पिटल की बात करें तो ये कश्मीर का सबसे ओल्डेस्ट हॉस्पिटल है, जो अंग्रेज़ों ने करीब 1880 में इस्टेब्लिश किया था। इवन जो हमारा मेन हॉस्पिटल कश्मीर में अगर हम देखें तो एसएमएचएस हॉस्पिटल है, तो उससे पहले ही जो है जो सीडी अस्पताल की नींव डली थी और वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर साहिबान थे जो अंग्रेज़ थे उस टाइम, तो वहाँ पे वो लोगों का इलाज करते थे। तो लिमिटेड फैसिलिटीज़ उस टाइम अवेलेबल थी और ये एक्सेसिबल एरिया था, डल पास में था, तो लोग सुनने में आया है कि नाव में आते थे एज पेशेंट्स को लेके और वहाँ पे इलाज होता था। सब्सिक्वेंटली उसके बाद जब ये हमारा एसएमएचएस हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हुआ तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज तो हम बाद की बात करें क्योंकि वो करीब 1960 में इस्टेब्लिश हुआ, तो वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ तो वहाँ पे जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हुई इलाज के लिहाज से वो एसएमएचएस में स्टार्ट हुई। और सीडी अस्पताल को एक चूँकि ये हाई ऑल्टीट्यूड पे था और थोड़ा सा हट के था फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज़, तो वहाँ पे इसको सैनिटोरियम में कन्वर्ट किया गया। क्योंकि उस टाइम अगर हम देखें तो टीबी की बीमारी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी, लोग उससे मर रहे थे और उस टाइम हमारे पास कोई इलाज नहीं मैसर था टीबी की बीमारी के लिए। ऐसे पेशेंट्स को हम आइसोलेट करते थे, अच्छा फूड देते थे, अच्छा खाना देते थे और आब हवा उनकी सही रहनी चाहिए थी और आइसोलेट करते थे ताकि वो कम्युनिटी से दूर रहे। और हम होप करते थे कि ये पेशेंट जो है बाय गुड न्यूट्रिशन, बाय गुड फूड, ये इसकी बीमारी जो है वो ठीक हो जाए और वो सेहतियाब हो जाए। तो इस वजह से इसकी जो चेंज हुआ इनटू सैनिटोरियम, वहाँ पे सदियों तक फिर उसके बाद एज ए टीबी हॉस्पिटल इसको एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन एक बार जब मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ तो उसके बाद जो है इस शोबे जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन या चेस्ट मेडिसिन के नाम से हम जानते हैं, तो वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ। ये एक एसोसिएटेड हॉस्पिटल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का, जहाँ पे छाती के अमराज जो है उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। तो उसके बाद धीरे धीरे चूँकि टीबी की दवाइयाँ भी आ गई और ट्रीटमेंट के लिए अक्सर हम देखते हैं कि अब पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस टाइम हालांकि जब हमारा टीबी का प्रोग्राम जो चलता है पूरे मुल्क में, तो पहले ये अद्विया सिर्फ सीडी अस्पताल में ही मैसर की जाती थी और पेशेंट को वहाँ पे आना पड़ता था, दूर दराज इलाकों से ट्रीटमेंट लेना पड़ता था और घर पे वो ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन जो ही ये टीबी की जो प्रोग्राम आरएनटीसीपी प्रोग्राम आया, एनटीबी प्रोग्राम आया, तो ये ट्रीटमेंट डिसेंट्रलाइज हो गया। यानी कि एक पेशेंट अगर टीबी का मरीज़ डायग्नोज होता था, उसका ट्रीटमेंट जो है उसके सबसे नियरेस्ट हेल्थ सेंटर जो है वहाँ पे मैसर किया जाता था। तो इस वजह से चूँकि इस पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो ग्रेजुअली फिर वहाँ पे जो बाकी के छाती के अमराज जो है उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया और ये सिलसिला चलता रहा। और कोशिश हमारे पहले भी जो डॉक्टर साहिबान थे उनने भी कोशिश की और हम भी उसी कोशिश में आगे करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अस्पताल को जो है इसको अपग्रेड किया जाए ताकि जो हर कोई छाती के अमराज जो एक हाई लेवल टेरिस्ट्री केयर सेंटर होता है उसकी लेवल तक हम इसको लाएं और जो भी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं चेस्ट के लिहाज से उसको हम वहाँ पे मैसर कराएं। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की टीबी के हवाले से। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या टीबी अभी भी वहाँ क्योर किया जाता है या हम टीबी को बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं? देखिए, अगर हम जो हमारे वर्ल्ड WHO का गोल है कि 2030 तक हमें टीबी को कम्प्लीटली इरेडिकेट करना है फ्रॉम द होल ग्लोब। हालांकि हमारा टारगेट जो था, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रखा था 2025 का, वो पूरा हो नहीं हो पाया। लेकिन
जो WHO का टारगेट है उसमें अभी कुछ टाइम बचा हुआ है, लेकिन अगर हम ओवरऑल करें कि हम हमारी कंट्री ने ओवरऑल जो है, हालांकि वी आर हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ TB पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड, अगर हम जहाँ से बात करें तो काफ़ी एडवांसमेंट हुई है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है केस डिटेक्शन, केस ट्रीटमेंट, केस सक्सेस में, और TB का शरह जो है वो काफ़ी हद तक कम आ रहा है। और अगर हम कश्मीर की बात करें या JNK की बात करें तो JNK इस टाइम सेकंड नंबर पे है जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है हमारी TB के लिहाज से। और कश्मीर डिवीज़न, तो अगर हम बडगाम की बात करें तो दैट वाज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है जो पूरी कंट्री में डिक्लेयर किया गया कि ये TB फ्री है। और उसके बाद और 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो भी TB फ्री डिक्लेयर किए गए, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, और हम होप करते हैं कि इसको हम कम्प्लीटली इरेडिकेट किया जाता है। हालांकि TB फ्री ये मतलब नहीं है कि TB का कोई पेशेंट ही नहीं आएगा। TB के पेशेंट रहेंगे, लेकिन जो एक डेफिनेशन या एक पैमाना रखा गया है उसके हिसाब से हम TB फ्री डिक्लेयर कर सकते हैं डिक्लेयर। लेकिन जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं वो CD अस्पताल में भी अवेलेबल है, फ्रॉम डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ तक। हालांकि जो हमारे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और ये प्रोग्राम अब डिसेंट्रलाइज हुआ है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स को न कि CD अस्पताल में बल्कि बाकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे भी इन पेशेंट्स को डायग्नोज किया जाता है और ट्रीटमेंट फ्री मैसर किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये महाराजा के दौर में ये हॉस्पिटल बना, CD हॉस्पिटल, क्योंकि एक आइसोलेटेड प्लेस थी, आबादी से दूर थी, तो जो TB के अमराज में मुब्तला लोग थे उनको वहाँ लाया जाता था, आइसोलेट किया जाता, अच्छा खाना पीना रहता था उनका, और वो वहीं पर ठीक हो जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ी, अब CD हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में अच्छी खासी आबादी में लोग रह रहे हैं, और ये थोड़ा सा हाई ऑल्टीट्यूड पर है ये हॉस्पिटल हमारा। तो जो चेस्ट के मरीज़ हैं, जो चेस्ट के बीमारियों में मुब्तला है मरीज़, उनको वहाँ आने में दिक्कत रहती है। क्या कभी इसको ध्यान में रखा गया कि इस हॉस्पिटल को या तो वहाँ से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अब आबादी आ गई है, अब ये वो आइसोलेटेड प्लेस नहीं रही, या कभी ये सोचा गया कि इस पर कोई काम किया जाए ताकि जो मरीज़ हैं उनको ये चढ़ाइयाँ ना चढ़नी पड़े? जी बिल्कुल तबे साहब, देखिए उस टाइम तो मौके को देख के ही ये अस्पताल ऐसी जगह पे बनाया गया, क्योंकि उस टाइम मौके का वही डिमांड थी। लेकिन चूंकि TB का पेशेंट, जैसे मैंने अब कहा कि अब यूजुअली एडमिट नहीं होता है और हमें बाकी के छाती के अमराज की तरफ ज़्यादा तवज्जो रहती है, वो COPD हो, अस्थमा पेशेंट हो, या बाकी लंग कैंसर पेशेंट्स हो, या बाकी जो छाती के अमराज होते हैं, तो बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वहाँ पे टोपोग्राफी की काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे है और बिल्डिंग्स जो है वो स्कैटर्ड है, फैली हुई है, तो जिसकी वजह से एक पेशेंट को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और टोपोग्राफी ऐसी है कि जहाँ पे लिफ्ट्स अवेलेबल नहीं है या कोई साधन नहीं है जिससे हम उस पेशेंट को ईजिली ट्रांसपोर्ट करें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारी कोशिश यही रही है वक्तन फ़वक्तन की इसको हम अपग्रेड करें इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि हमारी एक नई बिल्डिंग बन रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया और उस टाइम फिर जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हमारी थी जो JKPCC वो डिसबैंड हो गई। तो वरना अभी तक मेरे ख्याल में हमारी वो बिल्डिंग आ चुकी होती, जिसमें हमने कोशिश की थी कि वहाँ पे लिफ्ट्स, रैंप्स, सब कुछ हो, और सब कुछ जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो पेशेंट एक अंदर हॉस्पिटल में आता है सब कुछ वहीं पे अवेलेबल हो। और हमने कोशिश की थी कि उस बिल्डिंग का डिज़ाइन हम ऐसा करें जो बाकी एसोसिएटेड बिल्डिंग्स हैं तो वो बाय ओवर ब्रिजेस उसके साथ कनेक्ट हो जाए। तो एक पेशेंट को अगर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना भी है उसको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी ओवर ब्रिज के थ्रू ही वो एक दूसरे बिल्डिंग में जा सकते हैं। तो उसमें काफ़ी पहल हुई है, जो हमारी इस टाइम जो गवर्नमेंट है उसने हमारा प्रपोजल गया है वहाँ पे, और हम होप कर रहे हैं कि वो अप्रूव होके न उस पर जल्द से जल्द उस पर काम हो जाए। और हम जो ये हमारी एक शॉर्टकमिंग मैं कहूँगा हमारे हॉस्पिटल की है कि टोपोग्राफी उसकी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील करते हैं वहाँ पे। तो इंशाल्लाह वो भी हम कोशिश करेंगे कि वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं?
सर मैं हफ्ते से बोल रहा हूँ। नाम बताइए अपना। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने टेलीविजन स्क्रीन का आवाज बंद कर हाँ मैं दीजिए पहले। हफ्ते से बोल रहा हूँ। शौकत अहमद पंडित। शौकत साहब, अपने टेलीविजन स्क्रीन का वॉल्यूम बंद कर लीजिए पहले। सर जी शौकत साहब जी बताएं। शौकत साहब, सवाल पूछे। सर मुझे तो खांसी आ रही है, मैंने दवाई बहुत खाई तो फर्क नहीं हो रहा मुझे। ये तो ये शौकत साहब का क्लिनिकल सवाल है कि खांसी आ रही ये है। तो देखिए शौकत साहब, खांसी ये बीमारी नहीं होती है। खांसी किसी बीमारी का एक साइन होता है, हो कोई सकता है। सिम्टम होता है। तो इस वजह से आपको डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए। वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, हो सकता है कुछ इन्वेस्टिगेशन करें। ये एलर्जिक खांसी भी हो सकती है, इन्फेक्टिव खांसी भी हो सकती है। तो आप हॉस्पिटल आए, वहाँ पे आपके कुछ टेस्ट वगैरह होंगे और पूरी हिस्ट्री ली जाएगी। और जब कॉज पता चलेगा, तो चूंकि आप बोल रहे हैं कि काफ़ी क्रॉनिक, काफ़ी टाइम से खांसी है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये देखने के लिए कि वजह क्या है। एक बार वजह पता चल गई, ट्रीटमेंट हो गया, तो इंशाल्लाह आपकी खांसी भी दूर हो जाएगी। शौकत साहब, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चाहें तो आप सीडी हॉस्पिटल आ सकते हैं। डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब का ओपीडी रहता है हफ्ते में 2 दिन, मंडेज एंड थर्सडेज आई थिंक, जी मंडे एंड थर्सडे। तो आप कभी भी मंडे या थर्सडे को जा सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। हालांकि आज ये जो प्रोग्राम है ये हम सीडी हॉस्पिटल के बारे में कर रहे हैं। इस पर हम सीडी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़, सीडी हॉस्पिटल की जो भी हमारे पास वहाँ अचीवमेंट्स हैं उस पर बात हो रही है। और बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब। डॉक्टर साहब, अभी जो हमारा सीडी हॉस्पिटल है इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे पास है पेशेंट्स के लिए? देखिए, अगर हम पहले देखें तो चूंकि ये सैनिटोरियम फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल की गई थी, तो वहाँ पे सिर्फ यूजुअली पेशेंट्स को जो है वो टीबी की फैसिलिटीज़ का जो है वो ट्रीटमेंट भी होता था और डायग्नोसिस भी। लेकिन सब्सिक्वेंटली चूंकि मेडिकल साइंस ने तरक्की की और हम जो है बाकी छाती के अमराज जो है उनका भी ट्रीटमेंट वहाँ पे होता रहा है। तो इस टाइम अगर हम देखें तो हर कोई फैसिलिटी इस टाइम वहाँ पे, हर कोई सेक्शन जो पल्मोनोलॉजी का है वो हमने कोशिश की है कि वो एस्टेब्लिश करें। देखिए, अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो बेसिक जो एक ओपीडी के लिए चाहिए होता है, एक रेडियोलॉजी फैसिलिटी होनी चाहिए जिसमें एक्सरे, सीटी स्कैन, वो फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर बाकी लैब्स जो बेसिक लैब्स होती है, हेमाटोलॉजी होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है, ये बेसिक लैब्स वहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा अगर हम देखें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसमें न कि सिर्फ स्पायरोमेट्री, सिंपल स्पायरोमेट्री होती है, लेकिन बल्कि जो एडवांस्ड जो फिजियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग के, वो वहाँ पे हमने फैसिलिटी कायम रखी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एलर्जी लैब हमारी वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, जहाँ पे हम जो एलर्जी डिटेक्ट करने के लिए जो है वो टेस्ट होते हैं, या इंडिविजुअल एलर्जन आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी है, वो एलर्जी लैब वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा स्लीप सेक्शन अलग है, जिसमें हम पॉलीसोनोग्राफी करते हैं, यानी कि स्लीप स्टडी, जिसमें जिन पेशेंट्स को खरांटों की प्रॉब्लम होती है तो उसका वहाँ पे हमने जो है वहाँ पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटी अवेलेबल रखी थी। तो इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँगा कि जेएंड के पूरे में सबसे पहली फैसिलिटी ऑफ स्लीप स्टडी जो है वो सीडी हॉस्पिटल ने ही शुरू की थी। उसके अलावा अगर हम देखें हमारी वहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की जो है एडवांस्ड BSL-2 लैब वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, जहाँ पे कोविड में आपने देखा कि जब टेस्टिंग स्टार्ट हुई थी तो वहीं पे सीडी अस्पताल में ही शुरू हुई थी, वो वहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा ICU वहाँ पे अवेलेबल है, जो जहाँ पे वेंटिलेटर्स वगैरह जो भी इंडिकेशंस होते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपको मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं कथा कलामी के लिए आपकी बात को रोक रहा हूँ। मैं इस पर और भी फैसिलिटीज़ पर हम और भी बात करेंगे। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, आइए कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जीक्यू कामरान हूँ चाड़ोरा से। जीक्यू कामरान साहब, सवाल पूछे अपना। जी मेरा क्वेश्चन है इस चेस्ट डिजीज रिलेटेड हॉस्पिटल से कि वहाँ पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज है, मगर पेशेंट को टाइम लगता है टेस्ट करने में। अगर इसको इम्प्रूव किया जाए, टेस्ट वक्त पर हो जाता तो वो ठीक रहता। एक और दूसरी बात ये है कि अगर जो है ये क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और बाकी एलर्जीज जो है, इनके बारे में अगर अवेयरनेस होती हॉस्पिटल की तरफ से, इसमें कोई प्रोविजन है
डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहता जी हूँ कामरान बहुत साहब, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। कामरान साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं? किस टेस्ट में आपको टाइम लगता है कि टाइम लग रहा है? एमआरजी पेशेंट्स का होता है वहाँ पर जल्दी, मगर जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं उनको जब आप टेस्ट रखते हो सर, उनको फिर टाइम लगता है, उसको वहाँ पर उसको टाइम देते हैं लैब वाले। तो देखिए कामरान साहब, तो बिल्कुल वो प्राइवेट में जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं प्राइवेट करने के लिए, कि वो चाहते हैं कि कम टाइम अगर लग जाता है, इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो जाती है डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ में वहाँ पे। जी बिल्कुल कामरान साहब, देखिए जो हमारी जो वहाँ पे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है, जो इमरजेंसी टेस्ट होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट का जल्द से जल्द हो जाए। देखिए मैं अगर हम जो अभी टेस्ट की हम बात कर रहे थे, अगर हम ब्लड टेस्ट की बात करें तो वो एक दिन में तैयार हो जाता है। अगर पीएफटी की भी बात करें तो हालांकि एक पेशेंट को करीब 10-15 मिनट लगते हैं एक टेस्ट करने में। मशीन हमारे पास एक ही अवेलेबल है, तो हम कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट्स ओपीडी में उस दिन आए तो पीएफटी सेम डे उसका हो जाए। उसके अलावा जो बाकी जो हमारे अभी हम जो बात कर रहे थे रिगार्डिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल, तो थिएटर की फैसिलिटीज़ में अगर हम बात करें, जो ब्रोंकोस्कोपीज होती है, थोरकोस्कोपीज होती है, या ईबस होता है जो एडवांस्ड जो इन्वेस्टिगेशंस है, ये भी मैं कहूँगा कि जेएंडके में अगर हम बात करें तो ईबस की सबसे पहले फैसिलिटी जो है, या थोरकोस्कोपी की फैसिलिटी जो है, जेएंडके पूरे स्टेट में पहली फैसिलिटी सीडी अस्पताल में ही एस्टैब्लिश हुई। और इस टेस्ट में भी हम कोशिश करते हैं कि एक पेशेंट को विद इन जो स्पेशली जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जो मैलिग्नेंसी पेशेंट्स होते हैं, जिनकी इमरजेंसी होती है कि ये टेस्ट जल्द से जल्द हो जाए, तो हमारी कोशिश रहती है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक, क्योंकि उसमें टेस्ट वगैरह भी करने होते हैं बिफोर द प्रोसीजर, तो हम कोशिश करते हैं कि विद इन अ वीक उसको ये टेस्ट वगैरह हो जाए। हाँ, एक इन्वेस्टिगेशन का मैं कहूँगा कि जो टाइम लगता है वो है स्लीप स्टडी, क्योंकि पहले तो हमारे पास एक ही मशीन अवेलेबल थी, और कश्मीर में जो है ये एक वाहिद जगह थी जहाँ पे ये गवर्नमेंट सेक्टर में टेस्ट होता था, तो रेफरल्स बहुत आते थे। क्योंकि इस पेशेंट को रात में टेस्ट करना पड़ता है, एक नाइट में एक ही टेस्ट पॉसिबल होता है, तो इस वजह से इस टेस्ट में जो है हमारी डेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर तक मिल जाती थी। लेकिन कोई इमरजेंसी होती थी तो कोई ड्रॉप आउट के केस में हम उसको पेशेंट को कोशिश करते थे कि उसको एकोमोडेट करें। इसके अलावा हमने फिर जब डेट्स काफ़ी आगे चली गई तो हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की और हमें एक एडिशनल मशीन भी अवेलेबल हुई, और आजकल हमारे वो भी 2 टेस्ट हमारे पर डे होते हैं, और राउंड द वीक ये चलते रहते हैं, पूरे 7 दिन। छुट्टी के दिन भी हमारा जो है ये लैब चालू रहती है, और मैक्सिमम पॉसिबल हम कोशिश करते हैं कि एक पेशेंट को जो है ये टेस्ट जल्द से जल्द मैसर हो जाए। बाकी हमारा कोशिश यही रहती है कि जो भी एडवांस टेस्ट है वो हम सीडी अस्पताल में ही मैसर करें, और एक पेशेंट को प्राइवेट सेक्टर में ना जाना पड़े किसी टेस्ट करने के लिए। आप कोई भी टेस्ट ले लीजिए, इनफैक्ट हम ये एक वक्त पे इस लेवल पे पहुंच गए थे कि हमारी और कोई भी अगर नॉर्थ इंडिया में कोई भी आप टेरिटरी केयर हॉस्पिटल ले जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी है, मुझे लगता है कि हमारी सर्विसेज जो थी वो एट पार थी विद एनी लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ इंडिया। डॉक्टर साहब, इन्होंने एक और बात छोटी सी पूछी थी, क्या अवेयरनेस को लेकर कोई प्रोविजन है सीडी हॉस्पिटल का, जो एलर्जीज को लेकर या ये हमारे रेस्पिरेटरी, उसका मुख्तसरन जवाब दें ताकि अगला कॉल हम ले लें। देखिए कामरान साहब, हमने वहाँ पे एलर्जी क्लिनिक्स, सीओपीडी क्लिनिक्स, पीएच क्लिनिक्स, आईएलडी क्लिनिक्स अलग अलग से एस्टैब्लिश किया है। इवन एंटी स्मोकिंग क्लिनिक हमारा वहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है, जहाँ पे हम एक स्पेशलाइज्ड सर्विसेज वहाँ पे पेशेंट को देते हैं विद रिगार्ड टू डिफरेंट स्पेसिफिक डिजीज़। और एलर्जी का भी हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है, और कोशिश हमारी यही रहती है कि थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू टीवी, थ्रू रेडियो हम वक्तन ये प्रोग्राम्स करते रहते हैं, ताकि एक पेशेंट को जो है अवेयरनेस पैदा हो जाए रिगार्डिंग डिफरेंट, क्योंकि ये अक्सर ऐसी बीमारियां होती है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं या प्रोग्रेशन से हम रोक सकते हैं। तो इसकी वजह से इन बीमारियों की अवेयरनेस पैदा करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी वक्तन फ़वक्तन ये कोशिश रहती है कि हम थ्रू एनी सोशल मीडिया चैनल्स, थ्रू टीवी, रेडियो या प्रिंट मीडिया के थ्रू अवेयरनेस पैदा करें लोगों। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ सर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं टंगमरग से बोल रहा हूँ। जी, नाम बताएं। सर मेरा नाम बिलाल है। बिलाल साहब, सवाल पूछें। सर एक्चुअली खांसी के बारे में सवाल है सर। खांसी के बारे में सवाल है, हालांकि आज का प्रोग्राम ये बीमारी को लेकर नहीं है, ये सीडी हॉस्पिटल के बारे में है, लेकिन तब भी आपने फोन किया है तो आप सवाल पूछ लें प्लीज।
सर 1-2 महीने से खांसी कंटिन्यू आ रही है सर, हम्म। लेकिन दवाई खा रहे कुछ भी फर्क नहीं आ रही है सर। देखिए बिलाल साहब, जो खांसी जो है, खांसी मैंने पहले भी सवाल प्रोग्राम के आगाज़ में कॉलर ने सवाल किया था, तो खांसी एक बीमारी नहीं है, ये बीमारी का एक सिम्टम है। ये हाँ सर। खांसी किसी भी वजह से भी हो सकती है, ये इन्फेक्शन से हो सकती है, खुदा न खास्ता जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उसको भी खांसी का एक सिम्टम के तरीके से वो प्रेजेंट कर सकता है, सीओपीडी भी हो सर सकता है। हमने ना सर सारे टेस्ट करवाए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आपको एक डिटेल्ड हिस्ट्री और डिटेल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, तो आप हमारे हॉस्पिटल आ जाए, हम आपके टेस्ट को भी स्टडी करेंगे। अगर कोई एडिशनल टेस्ट करने की ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह एक बार डायग्नोसिस बन जाए तो आपका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट होके आपकी जो सिम्टम्स में है वो रफाकत मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे फैसिलिटीज़ की कि मतलब हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें आपने वेंटिलेटर भी कह दिया, इसके अलावा क्या फैसिलिटीज़ है हमारे पास, और जो हम ओपीडी चलाते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आईसीयू की हम बात कर रहे थे, तो हमारे आईसीयू के वहाँ पे 11 बेड्स हैं, हर किसी पे वेंटिलेटर अवेलेबल है, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल है। तो इसके अलावा जो थिएटर की फैसिलिटीज़, जो आजकल पल्मोनरी मेडिसिन थिएटर के बगैर आजकल नहीं चल सकता है, तो वहाँ पे हमने हर कोई फैसिलिटी मैसर की है, फ्रॉम सिंपल ब्रोंकोस्कोपीज़, उसके अलावा जो एडवांस टेस्ट हैं जिसमें हम ई बस एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, वो भी फैसिलिटी हमने वहाँ पे अवेलेबल रखी है। इसके अलावा जो रिजिड ब्रोंकोस्कोपी की फैसिलिटी भी अवेलेबल रखी है, या थोरकोस्कोपी की फैसिलिटी अवेलेबल रखी है, या स्टेंट डिप्लॉयमेंट हम वहाँ पे करते हैं, या लेज़र फैसिलिटीज़ हमने अवेलेबल की है। और हमारी आगे भी कोशिश है कि हम इन फैसिलिटीज़ को वहाँ पे अपग्रेड कंटिन्यूसली कर लें। इसके अलावा जो हम स्लीप स्टडी, बाकी तो हमने बात कर ही रखी थी। आप ओपीडी की बात कर रहे हैं, तो हमारा ओपीडी अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू 2010, जब मैं अर्ली वहाँ पे आया था, तो हमारी अराउंड 500% हमारी ओपीडी जो है उसकी तादाद में इजाफा हुआ है। क्योंकि अब पहले हम देखते हैं कि छाती के अमराज में पेशेंट्स मुलव्वस होते थे ड्यूरिंग विंटर सीजन्स, तो समर ऑफ सीजन रहता था, लेकिन अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या बाकी फैक्टर्स की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, अब पूरी साल ही हम देखते हैं कि पेशेंट्स का इन्फ्लक्स जो है वो आता रहता है। और जब आपने कोई फैसिलिटी, जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी आपने इस्टेब्लिश की होती है, तो आपके पास ऑब्वियसली रेफरल भी आता है। हम देखते हैं कि इवन फॉर सम टेस्ट हमारे पास जम्मू से भी पेशेंट्स आते हैं रेफ़र होके, जिनका हम यहाँ पे जो है जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हमारी अवेलेबल है उनको हम कैटर करते हैं। इसलिए जब एक फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है तो ऑब्वियसली इन्फ्लक्स बढ़ ही जाता है। और हमारे इन पेशेंट्स की अगर हम बात करें, वो भी हमारा जो है मैनीफोल्ड हमारा इंक्रीज़ हुआ है एडमिशन्स ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। आपने ओपीडी की बात करी, जो ओपीडी हमारा होता है ये हफ्ते में कितने दिन चलता है, और कितने डॉक्टर्स ओपीडी में अवेलेबल रहते हैं, और कब से कब तक रहता है? देखिए, ओपीडी तो हमारा फुल 6 डेज़ की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली चलता है ओपीडी, लेकिन ओपीडी से ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट रहता है इमरजेंसी सर्विसेज। क्योंकि पहल जब सिटी हॉस्पिटल में मेरे ख्याल में 2014 तक सिंपल फैसिलिटीज़ थी, 2012 तक सिंपल ओपीडी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, और करीब 10 से 2 तक सब पेशेंट्स हो जाते थे, और 2 बजे के बाद वहाँ पे कोई जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं होता था। लेकिन ओवर द ईयर्स हमने वहाँ पे इमरजेंसी 24 आवर सर्विसेज स्टार्ट की, तो अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो 24 आवर्स उसके पास वो सर्विसेज अवेलेबल है, एडमिशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हाँ, ओपीडी हमारा जो है वो जो ऑफिशियल टाइमिंग रहती है ड्यूरिंग विंटर्स, इट इज़ फ्रॉम 9:30 to 4:30, और ड्यूरिंग समर्स चूँकि टाइमिंग सब चेंज हो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑर्डर, तो 9 to 5 हमारी ओपीडी सर्विसेज जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। और हर किसी यूनिट में जो है अगर हम बात करें तो मिनिमम 2 कंसल्टेंट्स अवेलेबल रहते हैं, 4 सीनियर रेजिडेंट्स अवेलेबल रहते हैं, और करीब 6 रेजिडेंट्स। तो अगर हम ओवरऑल देखें, करीब एक दिन में करीब 6, 4 और 12 डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ओपीडी सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज। इसके अलावा बाकी जो यूनिट्स के डॉक्टर्स होते हैं वो उस टाइम थिएटर या इन पेशेंट की फैसिलिटी का जो है उसका ख्याल उस टाइम रखते हैं। हमारे पास इन पेशेंट्स में क्या कैपेसिटी है हॉस्पिटल की? देखिए, अगर हम पेपर पे देखें तो
हमारी जो अलॉटेड या सैंक्शन बेड स्ट्रेंथ है वो करीब 200 है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारे पास करीब 110 से 120 बेड्स अवेलेबल है जिसमें हम इस टाइम एडमिट करते हैं पेशेंट्स को। और अगर हम विंटर्स की बात करें तो हमारा ऑक्यूपेंसी लगभग 100% रहती है। और ड्यूरिंग समर्स भी हमारी मोर देन 60 to 70% हमारी बेड ऑक्यूपेंसी रहती है। और जो हम बिल्डिंग की बात कर रहे थे, तो अगर वो हमारी एस्टेब्लिश हो जाएगी तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में और भी हमारे करीब 60-70 बेड्स जो है उसकी फैसिलिटी एडिशनल अवेलेबल हो जाएगी उस बिल्डिंग में। तो हमारा जो टारगेट है 200 का जो हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है तो उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो क्या आप गवर्नमेंट इसी जगह पर सेम लोकेशन पर ही इसको अपग्रेड करेगी सिटी हॉस्पिटल को, या इसको कहीं शिफ्ट करने का प्लान है? देखिए, इसमें काफ़ी प्रपोजल्स आए थे। इसमें मेरे ख्याल में डिफरेंट जब गवर्नमेंट्स आई इसमें काफ़ी प्रपोजल्स गए नौगाम साइड शिफ्ट करने के, छितरामा शिफ्ट करने के। लेकिन चूंकि इसमें जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि जो हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल है तो उसके रूल के हिसाब से एक रेडियस होता है कि हमारा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश्ड है वहाँ से कितने के रेडियस में एक एसोसिएटेड हॉस्पिटल आना चाहिए। तो जो बाकी दूर दराज इलाके हैं तो वहाँ पे शिफ्ट करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारा एक प्रपोजल हुआ था जो जीबी पंत हॉस्पिटल जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहले था, तो उसमें एक प्रपोजल हुआ था कि वहाँ पे इसको शिफ्ट करें। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आगे जा एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है। वहाँ पे थोड़ी सी पार्किंग की भी प्रॉब्लम है। बिल्डिंग एक बनी हुई है और वहाँ पे जो हम चूँकि छाती के अमराज की हम बात करते हैं वहाँ वेंटिलेशन इशू है और वहाँ पे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज होने की ज़रूरत है, जो अंदर से मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है ताकि हम इसको कैटर कर सके कि एक रेस्पिरेटरी पेशेंट वहाँ पे रखा जाए। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में उस टाइम या एक्सपर्ट्स की राय के बाद भी उन्होंने यही सोचा कि वहाँ पे फिजिबिलिटी जो है वहाँ पे शिफ्ट करने की नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपेंडिचर उस पर हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो उतने ही पैसे में हम एक नया हॉस्पिटल बना सकते हैं। और जहाँ पे जो सीडी में हमने ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया हुआ है वो काफ़ी हद तक वेस्ट हो सकता है, क्योंकि जैसे बीएसएल लैब की हम बात कर रहे थे तो वो 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से उस टाइम बनी हुई है। तो फिर एक बार फिर से स्कैटर होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमारी कोशिश यही है कि यहीं पे जो जहाँ पे एग्जिस्टिंग प्लेस है इसको हम ऐसे मॉडिफाई करें ताकि जो हमारी जो शॉर्टकमिंग्स हैं इन टर्म्स ऑफ टोपोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ पेशेंट कंफर्ट, उसको दूर करके हम वहीं पे एक एस्टैब्लिश्ड एक इंस्टीट्यूट बनाएं जो हर किसी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को कैटर कर सकती है। डॉक्टर साहब 2010 के आसपास आप सिटी हॉस्पिटल ज्वाइन किए थे? जी, मेरा जो पहले अपॉइंटमेंट हुआ था एज एन सीनियर रेजिडेंट इट वाज इन द ईयर 2007 और 2008 में एज ए कंसल्टेंट मैं वहाँ पे अपॉइंट हुआ 2008 में। जी, और हेड कब बने आप? तो 2014 में जब हमारे सीनियर वहाँ से रिटायर हो गए तो 2014 में मैंने वहाँ पे एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। बहुत अच्छा। अचीवमेंट जानना चाहेंगे आपकी अभी तक की इस हॉस्पिटल की अचीवमेंट्स क्या है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि अगर हम पहले देखें तो ये 10 to 2 हॉस्पिटल हुआ करता था और लोगों के लैंग्वेज में ये कहूँगा कि वो इसको डिस्पेंसरी मानते थे। और काफ़ी लोग डरते भी थे कि सिटी हॉस्पिटल में दुर्गजन के नाम से जो डर लगता था कि वहाँ पे जाएं। और लेकिन ओवर द ईयर्स विद द सपोर्ट ऑफ माय स्टाफ एंड विद द सपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने कोशिश की है कि इसको कॉन्स्टेंटली हम अपग्रेड करें। देखिए, पहले हमने एमरजेंसी सर्विसेज स्टार्ट की, उसके बाद साइमल्टेनियसली हमने थिएटर भी वहाँ पे स्टार्ट किया जहाँ पे ये एडवांस्ड टेक्निक जो या एडवांस इक्विपमेंट जो है वो वहाँ पे लाया। उसके बाद हमने वहाँ पे आईसीयू स्टार्ट किया, ऑक्सीजन ऑगमेंटेशन की, डिफरेंट लैब्स की जो हम बात कर रहे थे वक्तन फ़वक्तन हम उसको अपग्रेड करते रहे। और मैं ये कहूँगा कि अगर जो ये ई बस की फैसिलिटी अगर आप देखें तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें तो आवर्स वाज द थर्ड इंस्टीट्यूट आफ्टर पीजीआई एंड एम्स कि जहाँ पे ये ई बस की फैसिलिटी हमने एस्टेब्लिश की। तो ये ऑन एन क्लिनिकल फ्रंट मैं ये अचीवमेंट कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चरली हमने कोशिश की कि एक पेशेंट केयर को जो है डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट फैसिलिटी सब यहाँ पे अवेलेबल हों ताकि पेशेंट को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े।
एकेडमिक फ्रंट के लिहाज से हम अगर बात करें तो हमारे वहाँ पे कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स नहीं चलता था टिल द ईयर 2014 में हमने पहल की कि हम यहाँ पे एकेडमिक्स पीजी कोर्सेज का स्टार्ट करें। चूँकि उस टाइम हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं थी तो स्टार्ट में हमने डीएनबी कोर्सेज स्टार्ट किए। तो डीएनबी के बाद 4 साल डीएनबी कोर्सेज चलने के बाद हमने उसको एमडी में कन्वर्ट किया। हमारे पास डीएनबी कितनी सीट्स थी? डीएनबी से उस टाइम हमारे पास 4 हुआ करती थी, 2 प्राइमरी होती थी, 2 सेकेंडरी हुआ करती थी। उसके बाद हम एमडी में कन्वर्ट हो गए तो 4 एमडी की सीट्स हमारे पास आ गई। और इस साल मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे हमारा सुपर स्पेशलिटी कोर्स जो है, जो डीएम का कोर्स है, उसकी भी 2 सीट्स हमने इस साल से अचीव कर ली और पीजी की सीट्स 4 से 5 हो गई। तो एकेडमिक फ्रंट पे भी हमने कोशिश की है कि हम आगे जाके इसको डेवलप करें। और अगर हम देखें, ये वाहिद ऐसी जगह थी जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन स्टार्ट हुआ पूरी जेएंडके में। क्योंकि यहाँ पे ये शोबे पल्मोनोलॉजी जो है वो डेवलप नहीं हुआ था। दैट वाज जस्ट बिकॉज यही कि हमारे पास यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट्स नहीं आते थे। अब जब पोस्ट ग्रेजुएट्स हर साल हमारे 4 निकलते हैं तो वो फीडिंग कैडर बन गया है। अब देखिए जीएमसी अनंतनाग में, जीएमसी बारामूला में लीजिए या इवन स्किम्स मेडिकल कॉलेज में ले लीजिए, जो हमारे जो यहाँ से पीजी निकल के पास आउट हुए हैं तो वो वहाँ पे वहाँ सर्व कर रहे हैं। या एम्स जम्मू में भी हमारे जो यहाँ से पीजी निकले उनने वहाँ पे ज्वाइन किया। और एक बार यहाँ से एक ट्रेनिंग लेके दूसरी जगह पे जब बंदा जाता है विद अ डिग्री तो वहाँ पे वो कोशिश करता है कि उसको जो है वहाँ पे डिपार्टमेंट को डेवलप करे। और जो सर्विसेज सेंट्रलाइज होती थी कि श्रीनगर में ही अवेलेबल है, वो बाकी मेडिकल कॉलेजेस में या बाकी जो पीजी यहाँ से निकलते हैं वो कुछ फील्ड में भी चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी चले जाते हैं। और वहाँ पे जो एक स्पेशलाइज्ड केयर जो है वो लोगों को अवेलेबल हो पाता है बिकॉज ऑफ जो ये प्रोसेस हमारे यहाँ से निकलते हैं। बहुत ही खूब, इस पर और भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ, आइए लेते हैं कॉल। हेलो 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 हेलो, अपने टेलीविजन स्क्रीन का वॉल्यूम पहले आप बंद कर लीजिए, उसके बाद अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर अहमद बांडीपुरा से बोल रहा जी जहांगीर साहब, सवाल पूछें अपना। डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं कि जब ये चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल किसी जमाने में अंग्रेजों के जमाने में बना तो एक खास जगह चुनी गई थी, जैसे वो पहले खुद भी बात कर रहे थे कि चेस्ट डिजीज के लिए खास जगह का होना, फजाओं का होना, बेहतरीन हवाओं का होना जरूरी है, तो वो किया गया। लेकिन आबादी बढ़ी, इनकी इतनी बिल्डिंग्स वहां बन गई हैं, क्या अब भी इनको लगता है कि चेस्ट डिजीज सही जगह पर है ये हॉस्पिटल? और दूसरी बात, हम जब भी वहां जाते हैं, कई बार जाने के, तो एक बात हमने महसूस की, मशीनों की कमी हमें रहती है। हम एक ऐसी जगह रहते हैं यहाँ हम बहुत ज्यादा सुविधाएं, बहुत ज्यादा सहूलियात की तवक्को नहीं कर सकते, मशीनों की कमी, लेकिन हम स्टाफ की कमी महसूस करते हैं, डॉक्टरों की कमी महसूस करते हैं, नर्सेज और पैरामेडिक्स की कमी महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब इस चीज को किस तरह देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए जहांगीर साहब। आप इस सवाल का जवाब सुने डॉक्टर साहब से। बिल्कुल जहांगीर साहब, आपका बिल्कुल जो आपने कंसर्न जो रेज किए हैं मैं उनको एक्नॉलेज करता हूँ। देखिए, पहले तो आपने बिल्डिंग्स की बात की, तो हॉस्पिटल का जो प्रपोजल था शिफ्ट होने का, देखिए इसमें सब क्राइटेरियाज फिट होनी चाहिए कि अगर हम ये हॉस्पिटल कहीं और शिफ्ट करें। पहले तो ये कि ये उस रेडियस में 5 या 7 किलोमीटर के रेडियस में आना चाहिए फ्रॉम मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, तो वहाँ पे ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और उसके बाद फिर एक स्पेस उतनी एडिक्वेटली अवेलेबल होनी चाहिए जहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट जो है वो एस्टेब्लिश किया जाए। तो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। अगर हमें सजेशंस आती हैं तो हम उस पर गौर करके गवर्नमेंट को अपनी एडवाइस फराहम कर सकते हैं अगर कोई प्रपोजल ऐसा बने। लेकिन ओबियसली हम भी ये चाहेंगे कि कहीं पे ऐसी जगह ये एस्टेब्लिश हॉस्पिटल हो जाए जहाँ पे एक स्पेस भी एडिक्वेट हो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है जिसकी हमें ज़रूरत है वो भी कम्प्लीटली वहाँ पे मिले। सेकंड, जैसे आपने बात कही कि हॉस्पिटल में जो है स्टाफ की आपको काफ़ी कमी महसूस होती है, बिल्कुल ये मैं एक्नॉलेज करूँगा कि हॉस्पिटल्स में काफ़ी स्टाफ की कमी है। ये मुझे लगता है एक वाहिद ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्रिएशंस नहीं हुई है। देखिए, अगर हम डॉक्टरों की बात करें तो हम बाय स्टार्टिंग डिफरेंट पीजी कोर्सेज, बाय जैसे हमें एमडी के कोर्सेज स्टार्ट किए, फिर जूनियर रेजिडेंट्स उससे आते हैं, हमने डीएम का कोर्स स्टार्ट किया, तो मेडिकल स्टाफ जो है वो आता रहता है, कंटिन्यूसली अपग्रेड होता रहता है। लेकिन पैरामेडिक स्टाफ की जो है वो हमें कमी है, और हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह भी किया है और प्रपोजल्स भी दिए हैं कि वहाँ पे जो है मैन पावर को बढ़ाया जाए, तो ताकि जो डिफरेंट सेक्शंस में या वार्ड्स में पैरामेडिक्स की कमी आपको महसूस होती है वो बरपाया हो जाए। तो इसी वजह से ये भी एक वजह थी कि हम जीबी पंत का जो प्रपोज़ल था वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वहाँ पे जीबी पंत की बिल्डिंग जो है, अगर आप अंदर घुसे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा वो स्कैटर्ड है, काफ़ी ज़्यादा वार्ड्स वहाँ पे अवेलेबल है, और वहाँ पे इतने लिमिटेड स्टाफ से इन सेक्शन को मैन पावर देना बहुत ही मुश्किल था। तो हमारी यही कोशिश है कि जो है मैन पावर की भी जो है वो किल्लत जो है जो हम बरपाया करें, और प्रपोजल गया हुआ है, और हम होप करते हैं कि वो अप्रूव होके हमारे पास जो मैन पावर की कमी है उसको हम पूरा करें। जी डॉक्टर साहब, यही इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगा। हमने देखा है सिटी हॉस्पिटल में हमारे पास एक काउंटर है जहां से हमें टिकट्स मिलती हैं कार्ड निकालने के लिए, देयर इज जस्ट वन काउंटर। आपको नहीं लगता वो एक काउंटर सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि रश बहुत रहता है? बिल्कुल तबरेज़ साहब, मेरे ख्याल में आप पिछले एक महीने में ही मैं ये बात कर रहा हूँ कि उस काउंटर पे इस टाइम काम चल रहा है, और मेरे ख्याल में विद इन ए पीरियड ऑफ 15 या 20 डेज़ उस काउंटर को अपग्रेड किया जा रहा था। हालांकि अभी तक हमारे पास 2 काउंटर चल रहे थे, एक फीमेल लाइन होती थी, एक मेल लाइन होती थी, लेकिन उस काउंटर पे इस टाइम काम चल रहा है। तो कोशिश यही है कि उसमें और इजाफा किया जाए, ताकि जो पेशेंट का जो है टाइम जो है लगता है एक टिकट लेने में, उसको मिनिमाइज़ करें। और मेरे ख्याल में हम एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स का भी सिस्टम का प्रपोजल है, जिसमें एक पेशेंट जो है वो घर बैठे बैठे वहाँ पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकता है, और मेरे ख्याल में उसमें ज़्यादा सहूलियत एक पेशेंट को मिल जाएगी, और उसको कम टाइम सर्व करना पड़ेगा इस टिकट सेक्शन के लिए। अभी जो जहांगीर साहब का कॉल आया था, जिन्होंने अभी बात करी थी कि ये हॉस्पिटल क्या सही जगह पर है, आपने बात करी कि ये हॉस्पिटल जहाँ पर है इसको शिफ्ट करने का प्रपोजल था, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि मेडिकल कॉलेज के जो रेडियस है, जो हमें जो नॉर्म्स दिए गए हैं, जो प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना है, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये हॉस्पिटल जितना अहम है जम्मू कश्मीर के लिए, इसको हमें एक अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा, इसके लिए एजुकेट स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, और इसके लिए ऐसी कोई जगह मुंतखब करनी पड़ेगी जो एक्सेसिबल भी हो और जहां पर स्कोप हो कि एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया जाए? इस पर हम आपसे जवाब चाहेंगे। देखो, उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ, पहले ये कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 सर। हेलो जी सर, आप ठीक हो? मैं ठीक हूं, अपना नाम बताइए, कहां से बोल रहे हैं? ठीक है, मेरा नाम अजान फारूक है जी। कहां से बोल रहे हैं? मैं छताबुल श्रीनगर से बोल रहा हूँ। सवाल पूछे अजान जी। मेरा फादर ना पिछले 10 साल से बीमार है, तो हम कंटिन्यूअसली कभी कभी एडमिट होते हैं 8-10 दिन जी। तो लेकिन हमें कठिनाइयां होती हैं जब भी हम सिटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ऊपर जाने के लिए हमें कोई सुविधा नहीं होती है, मैं परेशान हो जाता हूँ उस वक्त अकेला। कोई लिफ्ट की सुविधा नहीं है। 10 साल से मैं जा रहा हूँ, कोई इसमें चेंज ही नहीं कुछ हो रहा है। वही सीढ़ियां ऊपर चढ़नी पड़ती है। ऑक्सीजन सिलेंडर, मैं सोचता हूँ कि मैं ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाऊं कि फादर को ले जाऊं, कोई हेल्प की सुविधा नहीं है वहाँ। मतलब पेशेंट की जान तो जा रही होती है, लेकिन ऊपर जाने में इतनी तकलीफ होती है कि जो अटेंडेंट साथ होता है वो भी परेशान हो जाता है, मैं कैसे ऊपर जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल। लिफ्ट की जरूरत है, लिफ्ट की मेरी हम रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब से। जी देखिए, बिल्कुल आपका कंसर्न जो है वो बिल्कुल वजह है। वहाँ पे जो स्पेशली जो छाती के अमराज में मतलब पेशेंट होते हैं उसके लिए ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली अगर पेशेंट ऑक्सीजन पे होता है तो वो तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन देखिए, हमारा काम है गवर्नमेंट को आगाह करना, हमारा काम है कि जो अपग्रेडेशन की डिमांड है वो रखना, क्योंकि इसमें लॉजिस्टिक्स काफ़ी होते हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो लिफ्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो हमारा प्रपोजल ऑलरेडी जा चुका है, मेरे ख्याल में ये फाइनल स्टेजेस में है अब, और मेरे ख्याल में उसके बाद एक पेशेंट जो है
जो ही जहाँ से गाड़ी से उतर जाएगा उसके बाद ही वहाँ पे एक लिफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, जो डायरेक्टली अगर किसी को ओपीडी में जाना है, किसी को कैजुअल्टी में इमरजेंसी में जाना है या किसी को वार्ड की तरफ जाना है तो डायरेक्टली उसको एक्सेस मिलेगा बाय दैट लिफ्ट। तो हम होप कर रहे हैं कि उसका काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए ताकि पेशेंट्स को जो इस टाइम दुश्वारी का सामना करना पड़ता है उसको हम मिनिमाइज़ करें। हालांकि फॉर द टाइम बिंग हमने कोशिश की है कि जो नीचे ओपीडी लोकेशन पे व्हील चेयर्स की वहाँ पे अवेलेबिलिटी रखी है और एक छोटा सा रैंप भी रखा है ताकि पेशेंट्स को कुछ हद तक आराम मिले और उसके अटेंडेंट को भी आराम मिले ताकि वो रैंप के थ्रू, उस व्हील चेयर के थ्रू ऊपर ओपीडी तक पहुँच पाए। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक लिफ्ट ही एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे हम एक पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं और हम होप कर रहे हैं कि उस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और बहुत बहुत शुक्रिया अदान फारूक साहब, आपने सवाल किया क्योंकि आपकी के सवालों से ये प्रोग्राम है। जब आप सवाल करते हैं तभी जाके हमारे जो मेहमान हैं वो सवालों के जवाब देकर चीज़ों को क्लियर कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा था हॉस्पिटल की, जो जहांगीर साहब ने फ़ोन किया था उन्होंने पूछा था कि ये हॉस्पिटल सही जगह पर है कि नहीं। तो अगर अब हमने इसको देखना पड़ेगा एज़ पर द गाइडलाइंस कि ये हॉस्पिटल एसोसिएटेड हॉस्पिटल है जीएमसी का, जीएमसी श्रीनगर का, उसके रेडियस में ही पड़ना चाहिए। तो क्या कभी इसको उस नज़र से देखा गया कि ये कितना अहम हॉस्पिटल है, इसके लिए जगह भी अवेलेबल करवानी है, वो एक्सेसिबल भी हो और वहाँ पर स्कोप हो इस पूरे डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश करने का? देखिए, हमने तो काफ़ी बार प्रपोजल दिया था कि अगर इसको कोई ऐसी जगह अवेलेबल की जाए जिससे जो इस एनएमसी की, जो हमारे नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल हो जाए और हमारी फैसिलिटी भी जो है वो अपग्रेड हो जाए। लेकिन ये फिर आगे एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का काम है कि वो ऐसी जगह आइडेंटिफाई कर पाए और वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ जो है वो मैसर कराए। देखिए, अगर हम विसिनिटी की बात करें तो हमारा जो टोटू ग्राउंड साइड से जो काफ़ी इलाका जो है वो साफ़ किया गया था और वहाँ पे भी हमने एक प्रपोजल दिया था कि वहाँ पे आप इसको रिलोकेट करें, या अगर हम बेमिना बाईपास की जो बाईपास की हॉस्पिटल हमारा ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो रहे हैं, हमारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल वहाँ पे शिफ्ट हो गया, या स्किम्स मेडिकल कॉलेज वहाँ पे है, तो वहाँ पे स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर गवर्नमेंट का मंशा रहा तो हमारा बिल्कुल ताउन उनके साथ रहेगा कि अगर कोई ऐसी जगह एलोकेट की गई जहाँ पे हम शिफ्ट हो सकते हैं, जहाँ पे एक नई कंस्ट्रक्शन की जा सकती है, जहाँ पे हर कोई अपग्रेडेशन की भी आगे जाके फैसिलिटी या प्रोविज़न अवेलेबल हो, तो हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे ये शिफ्ट हो। आप एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए, हमें हर किसी नज़रिए से इसको देखना है कि हमारी एक लोकेशन जो है एज़ पर क्राइटेरिया जो है वो भी फुलफ़िल करे और एक एडिक्वेट स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि आजकल अस्पताल में इतना ही नहीं होता है। आपके पास पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी होनी चाहिए, आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए, आपके पास वार्ड्स होने चाहिए, आपके पास उसके बाद जो आपके एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स हैं या एसोसिएटेड लैब फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पे सब मैसर होनी चाहिए और फ्यूचर में उसको एक्सपेंशन का स्कोप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज बिल्डिंग बना ली, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, अपग्रेडेशन के बाद आपको पता चलेगा कि आपके पास अवेलेबल ही नहीं है स्पेस। तो उस नज़रिए को देख के एक प्रपोजल बनना चाहिए जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ मैसर की जाए और आगे जाके अपग्रेडेशन का स्कोप भी हमारे पास अवेलेबल हो। डॉक्टर साहब, सीडी हॉस्पिटल के सरबराह होने के नाते आपको क्या लगता है चैलेंजेस क्या हैं सीडी हॉस्पिटल के सामने? देखिए, पहले मैं तो यही कहूँगा कि अगर हम जो प्रेजेंट हमारी लोकेशन है, देखिए जो जैसे हमें कॉलर्स के इनपुट भी मिले, सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा वहाँ पे टोपोग्राफी, क्योंकि टोपोग्राफी हमारे हॉस्पिटल की ऐसी है जहाँ पे पेशेंट्स को डेफिनेटली इनकन्वीनियंस होती है। क्योंकि पेशेंट आता है, पहले तो जैसे हमारे कॉलर ने भी कहा, उसको ओपीडी जाने में नॉर्मल पेशेंट तो चला जाएगा, लेकिन जो पेशेंट सांस की बीमारी में मुबतला होता है या ऑक्सीजन पे होता है तो काफ़ी इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है उसको पहले ओपीडी जाने में। उसके बाद जब ओपीडी में उसको एमरजेंसी, कैजुअल्टी या वार्ड में शिफ्ट होना है तो वहाँ पे भी लिफ्ट की फैसिलिटी हमारे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं है। तो एक पेशेंट को
मैनुअली उसको ले जाना पड़ता है या व्हील चेयर को उठा के ले जाना पड़ता है ताकि वो कैजुअलिटी में मुश्किल शिफ्ट होती हो जाए। तो बड़ी इनकन्वीनियंस रहती है, क्योंकि इसमें एक अगर पेशेंट के पास अकेला एक अटेंडेंट है तो उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल Impossible लेके है ये जाना। चीज़ें सब कुछ मैनेज करना। सेकंड, जैसे दूसरे कॉलर ने बात की कि स्टाफ की कमी हमारे पास है, जो हमारे पास एक डॉक्टर पेशेंट रेशो होना चाहिए, या हमारे पास नर्स डॉक्टर रेशो या नर्स पेशेंट Patient रेशो ratio। बोथ इन वार्ड्स एज वेल एज इन आईसीयू, तो वो हमारा जो है वो कंफर्म इस टाइम नहीं कर रहा है। तो स्टाफ की कमी सेकंड चैलेंज में कहूँगा। बाकी जो सर्विसेज जो है वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो एडिक्वेट सर्विसेज हम पेशेंट्स को मैसर कर पाए और क्वालिटी केयर वहाँ पे एक पेशेंट को मैसर हो जाए। आपको क्या लगता है कब तक हमारा ये जो लिफ्ट का मामला है ये पूरा हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, और ऑपरेशनल कब तक हमारे पास लिफ्ट होगा? देखिए, लिफ्ट की अगर हम बात करें, मेरे ख्याल में ये प्रपोजल जो है ये ऑलरेडी यहाँ से बन के मेडिकल कॉलेज में जाके मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में इस टाइम कर रहा है, और इट जस्ट नीड्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वहाँ से आता है। तो एक बार वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ जाए तो मेरे ख्याल में जो इसको एग्जीक्यूटिव एजेंसी होती है, मेरे ख्याल में मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो होता है, तो वो उस पर काम करके मेरे ख्याल में अगर सब कुछ स्मूथली जाए तो 6 से 8 महीने में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, सब्जेक्ट टू दे गेट द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। मैं सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि हमारे डॉक्टर साहिबान तो कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज दें, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ मिसिंग हैं हमारे सीडी हॉस्पिटल में, जैसे कि हमारी टोपोग्राफी का जो मामला है, या जो हमारे वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में कुछ हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, लाइक जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हमारे फर्स्ट फ्लोर में हैं, और उन फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचने के लिए मरीज़ को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसको बहुत ही मुश्किलों से वहां तक पहुंचना पड़ता है। इमरजेंसी के लिए अगर कोई पेशेंट आता है तो फर्स्ट फ्लोर में हमारी इमरजेंसी है, और वहां तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सीढ़ियों के ज़रिए जाना पड़ता है, और पेशेंट को लेके जाना बहुत ही बड़ी दिक्कत रहती है। तो मेरी मोतबाराना गुजारिश है सरकार से हमारी कि वो इस चीज़ पर थोड़ा सा तवज्जो दे, इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी पर ले, और अगर इस हॉस्पिटल को शिफ्ट ही करना है तो मैं ये पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से गुजारिश करता हूँ अपनी हुकूमत से कि अगर हमें हॉस्पिटल को शिफ्ट ही करना है तो इमीडिएटली इसके लिए कहीं पर एक बेहतर जगह देखी जाए, एक्सेसिबल स्पेस देखी जाए। हालांकि हमारे पास स्पेस की कोई कमी नहीं है। अगर हम देखें जैसे कि हमारा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बना और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना, और उस एरिया में भी काफ़ी जगह है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, वहाँ देखा गया था, या तो टू ग्राउंड की अगर हम बात करें वहाँ भी काफ़ी स्कोप है इसको बनाने का, वहाँ भी बन सकता था। लेकिन अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियस ले, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन सर्दी के ही 6-7 महीने गुजर जाते हैं, और उसके बाद जो हमारे यहाँ पोलन सीजन्स होता है जिसमें छाती के अमराज बढ़ जाते हैं, उसमें भी हमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। और उसके बाद इसी हॉस्पिटल में लोग आते हैं, वहाँ पर स्टाफ की कमी है, रश बहुत ज़्यादा रहता है, और एक डॉक्टर कितना मैनेज करेगा, क्योंकि डॉक्टर इंसान ही है, वो खुदा तो नहीं, इसलिए हमें डॉक्टर्स का भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे अपना बेस्ट दे पाएँ। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब हमने चैलेंजेस की बात की, हमने अचीवमेंट्स की बात की, फ्यूचर प्लान्स एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या है आपके? देखिए, मेरा ये पहले मैं कहूँगा कि मेरा एक ड्रीम था टू स्टार्ट सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज वहाँ पे। देखिए, एक बार एकेडमिक्स या ये चीज़ें डेवलप होती है तो आपका बाकी जो पेशेंट केयर भी इम्प्रूव होता है, आपका विजन भी इम्प्रूव होता है, और आपकी जो क्लिनिकल केयर जो है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। तो पहला तो यही है कि हम जो क्लिनिकल केयर जो हम कहें तो वो पेशेंट्स को वहाँ पे अवेलेबल हो, जो क्वालिटी केयर हो। क्वालिटी केयर हम तभी दे सकते हैं जब हमारा स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाए। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम जो है पेशेंट को ऐसी सर्विसेज दे। अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट्स जहाँ से बाहर चले जाते हैं फॉर डायग्नोसिस, फॉर ट्रीटमेंट, तो हम कोशिश करते हैं कि हम वही चीज़ यहाँ पे पेशेंट को मैसर कर पाएँ, ताकि उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े फॉर डिफरेंट डायग्नोसिस टेस्ट और फॉर एडवांस ट्रीटमेंट। तो पहली तो यही कोशिश रहेगी। सेकंड, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, अगर हम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड हम देखें तो हमारा काफ़ी वहाँ पे गवर्नमेंट की मदद से जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, आईसीयू डेवलप हुआ, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेस हमारी वहाँ पे आए, वेंटिलेटर्स आए, जिसकी वजह से हम जो एक स्पेशलाइज्ड केयर है
जो ICU केयर है वो हम दे पा पेशेंट्स रहे को हैं, इस टाइम दे पा रहे हैं। मैसर कर पा रहे हैं। या जी। इवन इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, जो हमने थिएटर की बात करी तो वहाँ पे हमारे पास काफ़ी एडवांस्ड इक्विपमेंट आया, जिसकी वजह से हम जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ या इवन थेरेपेटिक फैसिलिटीज़ जो है दे पा रहे हैं। वो दे पा रहे हैं। बिल्कुल और सही। एक बार हमारा जो स्किल्ड मैन पावर बढ़ जाएगा बाई स्टार्टिंग दीज कोर्सेज। हमारा पास एक कोर्स की मैं बताना भूल गया, हमारा BSc रेस्पिरेटरी केयर वो वहाँ पे अवेलेबल हुआ, जो 10+2 के बाद वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, जो 3 साल का BSc रेस्पिरेटरी केयर कोर्स स्टार्ट हुआ है, वो भी हमारे पूरे वैली को फिर कैटर कर सकता है। और वहाँ पे वो जो है प्रोफेशनल जो वहाँ से कर वो सकते बिल्कुल प्रोफेशनल्स हैं, वो जस्ट इक्वलेंट टू जो ट्रेंड मैन पावर होता है, जो एक रेस्पिरेटरी पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कर सकता है, तो वो भी हमने वहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की। और जो ही अगर ये इनकॉर्पोरेट हो गए वहाँ हॉस्पिटल केयर में, तो हमारा जो पेशेंट केयर भी है वो वो काफ़ी बेहतर ज़्यादा हद तक इम्प्रूव हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ आइए, लेते हैं कॉल। हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? जी बोनियार से बोल रहे हैं, हाजी रशीद। हाजी रशीद साहब, सवाल पूछें अपना। जी मैं डॉक्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूँ कि जो ये सिटी हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी मिलती है ना जी। जो वो आम लोगों को वो हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि दूर दराज के इलाके वहाँ से पेशेंट जाता है तो वहाँ वो पहले तो एडमिट ही हो जाएगा तो बाद में ठीक भी नहीं होता। ये तो यहाँ के लोकल जो हॉस्पिटल हैं उनमें ये आम फैसिलिटी नहीं मिलती है। कम से कम उनको ये तहसील या डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई अवेयरनेस हो जाती ना, कैंप लगते तो वहाँ पर उनको फायदा होता। देखिए बहुत साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि दूर दराज इलाकों से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे। मैं ये कहूँगा कि देखिए जैसे हमने ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, इसमें से काफ़ी लोग जो है जो यहाँ से जो कोर्सेज कंप्लीट करके निकलते हैं वो हेल्थ सेक्टर में जाते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में जाते हैं, जिनकी पोस्टिंग्स फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में की जाती है। इसके अलावा हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम भी चलता है, जिसमें हर एक PG को जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो ड्यूरिंग द कोर्स उसको 3 महीने की पोस्टिंग देनी पड़ती है। उसको अपने जो अपना उसका डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट है उसके अराउंड पोस्ट किया जाता है इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जहाँ पे एक तो वो वहाँ पे सर्विसेज भी देता है और एक अवेयरनेस पैदा हो जाती है इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये तो हर किसी डिपार्टमेंट के जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं ये जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी एक अवेयरनेस पैदा होती है। और नॉट ओनली इन द पेशेंट्स बट ऑल्सो अमंग द मेडिकल स्टाफ, एक जो बाकी जो वहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो भी इनके साथ काम करते हैं। तो जो एक अवेयरनेस या केयर की जो डिसेमिनेशन होता है कि कैसे एक रेस्पिरेटरी पेशेंट को केयर करना चाहिए, वो नॉलेज भी वहाँ डिसेमिनेट होती है और एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हो सकती है अगर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करे। लेकिन जो ये हमारे कोर्सेज जो हैं, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज या सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकलेंगे, ओब्वियसली कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पोस्ट होके मेरे ख्याल में वक्त गुजरेगा तो वो वहाँ पे जो इस शोबे को डेवलप कर सकते हैं और एक क्वालिटी रेस्पिरेटरी केयर जो है वो पेशेंट्स को मैसर हो सकता है। इंशाल्लाह हमें भी पूरी उम्मीद है कि इसी तरह से ये काम आगे बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, हमने हॉस्पिटल की बात कर ली, अब सीज़न शुरू हो रहा है पोलन्स का, और ये पोलन सीज़न शुरू होते ही एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है वो सिटी हॉस्पिटल को दौड़ती है क्योंकि इश्यूज़ खड़े हो जाते हैं। क्या कुछ ऐसे तदाबीर हैं कि ये रश जो है ये हॉस्पिटल तक पहुँचे ही ना, कि इनको कुछ घर पे ही कुछ ये इस तरह के इकदाम करें कि इनको उतनी सीवियरिटी ना हो कि इनको हॉस्पिटल पहुँचना पड़े? बिल्कुल जी तबरेज़ साहब, हम पहले बात कर रहे थे कि सिटी अस्पताल में जो है वो रश की हम बात कर रहे थे, तो हम जो पहले देखते थे कि जो हमारी मैक्सिमम डिजीज़ जो रेस्पिरेटरी होती थी वो हम विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा देखते थे। लेकिन एनवायरमेंटल चेंजेस या लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से अब हम होल द ईयर राउंड हम देखते हैं। विंटर्स में नमूनिया, COPD, एज़मा, इनकी एक्सेलरेशन होती है। अब पोलन की आपने बात की तो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं या अस्थमा पेशेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी एग्रीवेट होती है। तो देखिए ये
एलर्जी जो होती है ये क्योरेबल डिजीज़ नहीं होती है, ये कंट्रोलेबल डिजीज़ होती है। एक पेशेंट एक बार, जैसे एक डायबिटीज़ का पेशेंट या हाइपरटेंशन का पेशेंट जो है एक बार डायग्नोज हो जाता है तो उसको लाइफ लॉन्ग ये डिजीज़ जो है वो मैनेज करना है और ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली लेना होता है ताकि ये प्रॉब्लम कंट्रोल में रही। ऐसे ही एक पेशेंट जो होता है वो एलर्जी का या अस्थमा का पेशेंट ऐसा ही मरीज़ होता है, उसको कुछ ना कुछ अपनी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली लेना पड़ता है। और ऐसे पेशेंट को अगर हम एजुकेट करें सही से तो ये पेशेंट जो है, जो अटैक्स होने का खतरा रहता है ड्यूरिंग एलर्जिक सीजन्स या पोलन सीजन, तो उसको ये मिनिमाइज कर सकता है। इसकी सिंपल मैं एक एग्जांपल दूंगा। ड्यूरिंग कोविड आपने देखा कि कोविड में जो है सब कुछ हेल्थ सेक्टर जो है वो कोविड की तरफ डाइवर्ट हो गया, और हमारे जो ऑलरेडी पेशेंट्स थे, वो सीओपीडी पेशेंट्स हो, वो अस्थमा पेशेंट हो, एलर्जी पेशेंट, उनकी प्रॉब्लम भी जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रही, क्योंकि उन्होंने वो एहतियाती तदाबीर लिए जो कोविड के लिहाज से उनको लेने थे, और जिसकी वजह से उनकी बाकी जो प्रॉब्लम्स थी वो भी कंट्रोल में हो गई। वो एलर्जी पेशेंट हो, वो सीओपीडी पेशेंट हो, हमने देखा कि उनकी एक्सरसाइजेशन जो है ड्यूरिंग विंटर टाइम मिनिमाइज हो गई। एलर्जी के पेशेंट चूंकि हम मास्क पहनते थे बाहर जाने के टाइम, तो एलर्जीज का कम असर हुआ और हमारे जो अटैक्स होते थे वो भी मिनिमाइज हो गए। तो इस वजह से ये एक लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। पहली ये तो बीमारी क्या है, किस चीज़ से होती है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है। और पहले तो मैं ये कहूँगा कि अवॉइडेंस थेरेपी, अगर किसी को पता है कि मुझे पोलन टाइम पे एलर्जी होती है, पहले तो जो उनके ऑलरेडी डॉक्टर साहिबान उनको ट्रीट कर रहे हैं उनका एक एनुअल चेकअप, अपना कंसल्टेशन ले ले, वो उनको एजुकेट भी करेंगे रिगार्डिंग कि आपको थोड़े ट्रीटमेंट पे रद्द-बदल तो नहीं करना है, ताकि आपकी प्रॉब्लम कंट्रोल में रहे, आपको अटैक होने का चांस जो है वो मिनिमाइज हो जाए। और उसके अलावा जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, जैसे बाहर निकले तो मास्क पहनना या अवॉइड करना, जिस चीज़ से वो एलर्जिक है उन चीज़ों की तरफ ना जाए। जहाँ पे पोलन है, ग्रासेस है, जो पोलन एलर्जिक पेशेंट्स है उनको वो अवॉइड करें तो उनकी प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइज हो जाए, उनके अटैक्स होने के चांसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम को अपना वक्त देने का। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी जो बातें हैं वो हमारे देखने वालों ने ध्यान में रखी होंगी और इंशाल्लाह वो ज़रूर इस पर अमल करेंगे और आने वाले वक्त में अपने आप को इन बीमारियों से बचा के रखेंगे। आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के इस शुमारे में हमने बात की प्रोफेसर डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब से, जी हाँ, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं चेस्ट डिजीज़ के, चेस्ट मेडिसिन के सिटी हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में। और हमने उनसे जो समझा सुना और जो कॉलर्स की बातें हमने सुनी, उससे हमें यही समझ आया कि हमें अब सरकार से गुजारिश करनी पड़ेगी कि हमें ये हॉस्पिटल को अब सुपर स्पेशलिटी का दर्जा देना ही पड़ेगा। हमारी सारी पूरी आवाम की ये गुजारिश सरकार से कि इसे सुपर स्पेशलिटी का दर्जा दें और इसे दूसरे नजरिए से देखें। आज के शुमारे में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले शुमारे में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।